एक और कमाल की वीडियो में आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस के बारे में। भाई कैपेसिटेंस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है क्लास 12 के हिसाब से, और इसके अंदर क्वेश्चन आपको एंड तक देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आप पूरी बुक खत्म कर लो ना, फिर भी मैं लिख के दे रहा हूँ, इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आने वाला है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एकदम शॉर्ट में सारी जगह से मैंने पढ़ के आया हूँ, और वही आपको टॉपिक यहाँ पे देने वाला हूँ, यानी पूरा निचोड़ बेस्ट टॉपिक यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, और जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, वो एक पन्ने पे लिखते रहना। कोई रफ पेज ले लो, अगर नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना लो। बाकी यस, चलो शुरू करते हैं। भाई यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस देखो, यहाँ पे कैपेसिटी की बात होती है, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटी यहाँ पे अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है, मेरे पास मान लो यहाँ पे कोई भी लोहे का पीस पड़ा हुआ है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक बैटरी लगा देता हूँ। मैंने इसको एक तार से जोड़ दिया और एक बैटरी लगा दी। जब मैंने इसके अंदर एक बैटरी लगा दी तो अपने अंदर ये कुछ चार्ज को लेगा, चार्ज को दौड़ा देगा, यानी करंट यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से जाते हुए करंट इसके अंदर फ्लो हो जाएगा। तो क्यों होगा? क्योंकि सर ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर क्यों है? लकड़ी क्यों नहीं कर सकती? अगर मैं लकड़ी रख दूँ तो लकड़ी क्यों नहीं करेगी? क्योंकि सर लकड़ी जो है ना, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मेटल के पास जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वही यहाँ पे बात होगी कि यार कितनी वो अपने अंदर चार्ज रख सकता है, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन ले सकता है। वही उसी चीज़ को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। यानी कि अगर मैं एक लोहे का गोला ले लूँ, उसके अंदर मैं चार्ज भर दूँ, मैं करंट भर दूँ और यहाँ से अर्थिंग कर दूँ। अर्थिंग समझ रहे हो ना? अर्थिंग का मतलब होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के, जितना मैंने यहाँ से इसको जो है करंट दे रहा हूँ, तो वो करंट यहाँ चला जाएगा नीचे की तरफ। लेकिन मैं इसको करंट डायरेक्ट नहीं दे रहा, मैं इंड्यूस कर रहा हूँ करंट। कैसे? मैंने यहाँ पे एक चार्ज बॉडी ला दी प्लस की। अगर मैंने यहाँ पे प्लस चार्ज ला दिया, तो यहाँ पे जो है प्लस किसे करेगा? इसके अंदर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आपको पता है, अगर हमारे पास कोई एक आयरन का कंडक्टर है, या फिर कोई भी मेरे पास एक मेटल है, उस मेटल में से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। वैसे पॉजिटिव को नहीं रखते हम, यहाँ पे नेगेटिव को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे मेरे पास जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे सारा नेगेटिव चार्ज आया, मैंने यहाँ पे अर्थिंग कर दी, और ये सारा जो चार्ज है वो इधर से बह गया इधर की तरफ, यानी यहाँ पे खाली हो गया। और अब मैंने क्या करा? अब मैंने इसे हटा दिया। अरे सर ये क्या कर रहे हो? इसे क्यों हटा दिया? अभी मैं बता रहा हूँ, सुनो तो भाई। इसको मैंने हटा दिया, जैसे ही मैंने इसे हटाया और यहाँ से अर्थिंग को भी हटा दिया, तो मेरे पास ये एक मेटल की बॉल बच गई जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ठीक है। अब ये कह रहा है भाई तुमने सबको हटा दिया, धोखा दे दिया भाई। तो इसके पास कुछ चार्ज आ गया। सर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप देख रहे होगे, सेम नेगेटिव के साथ भी कर सकते हो, बट हाँ यहाँ पे हमारे पास अभी पॉजिटिव चार्ज आ गया। सर ये जो पॉजिटिव चार्ज आया, ये कितनी कोई वैल्यू तो होगी? ऐसा तो नहीं होगा मैं यहाँ पे बहुत बड़ा चार्ज रख दूँ तो ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा? हो सकता है ज़्यादा आ जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है मटीरियल पे। अगर मैं यहाँ पे लकड़ी रख दूँ तो भला उसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं होगी? लकड़ी के अंदर ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ सिर्फ मेटल के अंदर होगी। जो भी कंडक्टर होगा वही ये चीज़ कर पाएगा, क्योंकि वो जब इंड्यूस करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, तभी तो वो यहाँ पे अपने अंदर चार्ज स्टोर कर पाएगा, वरना तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो यही चीज़ कहलाती है कैपेसिटी, और यही चीज़ कैपेसिटी वाली हमारे बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, जो कि बनता है कैपेसिटर। आप अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं। आप अपना पंखा देखते हो, मैं अभी 2 मिनट कैपेसिटर लेकर आया हूँ। तो ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हो, ये कुछ ऐसा दिखता है। मैंने इसके अंदर टेप वेप बांध रखी है, एक बार चेक करता हूँ मैं दिख रहा है कि नहीं। तो जी हाँ, ये आपको कैपेसिटर दिख रहा होगा। इसके अंदर मैंने टेप बांध रखी है, बट ये देखो इसके अंदर 2 वायर निकल रही होती है, और ये कुछ ऐसा दिख रहा होता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो भी आप कैपेसिटर देख रहे हो, ये कुछ ऐसा लगता है दिखने में। इसके अंदर 2 प्लेट होती है, और ये राउंड होती हैं। फिलहाल वो राउंड वाला आपके सिलेबस में आने क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम यहाँ पे अपने सिलेबस में छोटा वाला पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम समझ लेते हैं भाई कैपेसिटर है क्या। एक फील आनी चाहिए ना फिजिक्स की। भाई पढ़ तो रहे हो, लेकिन पढ़ किस ले रहे हो? एक फील भी तो आनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे इसको 2 चार्ज से कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या करेगा? सर्किट की डायरेक्ट ऑन नहीं है। अगर मैं सर्किट को यहाँ पे बना लेता हूँ, मान लो यहाँ पे सर्किट बनाया, एक यहाँ पे बल्ब लगा दिया, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, प्लस माइनस। तो ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये हमारा बल्ब है, और ये हमारे पास बैटरी है। अगर मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो स्विच है हमारे पास, स्विच। तो अगर मैं स्विच को यहाँ पे ऑन करता हूँ, तो बल्ब तो एकदम ऑन हो जाना चाहिए। अगर कैपेसिटर नहीं है, मान लो अभी कैपेसिटर नहीं है, मैंने स्विच बंद करा, बल्ब बंद हो गया। लेकिन मान लो मैं चाहता हूँ कि बल्ब धीरे धीरे बंद हो। आपने देखा होगा, अगर मैं लाइट को ऑफ करता हूँ तो लाइट धीरे धीरे बंद होती है। ये तो अभी तुम्हें एकदम दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में धीरे धीरे होती है। क्यों? क्योंकि एकदम ही ब्रेक करने से सर्किट के अंदर बहुत सारी दिक्कत आती है। एकदम से रुकेगा ना चीज़, तो भाई अगर स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, एकदम से ब्रेक मारते हो, अनस्टेबिलिटी आती है। तो उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कैपेसिटर लगाया है। ये अपने अंदर कुछ एनर्जी स्टोर कर लेता है, और जब मैं यहाँ पे स्विच बंद करता हूँ, यानी सर्किट तोड़ देता हूँ, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा चार्ज धीरे 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 यहाँ अभी भी इसके अंदर मतलब करंट थोड़ा जो है
सर्किट में फ्लो करता है और फिर धीरे धीरे बल्ब बंद होता है, जिससे क्या होता है, हमारा यहाँ पे सर्किट एकदम नहीं मतलब एकदम से नहीं रुकता और सर्किट जो है लंबे टाइम तक चलता है। और भी कैपेसिटर के बहुत सारे यूज है, चार्ज वार्ज स्टोर करता रहता है, आपके मोबाइल फोन में भी ये यूज हो रहा है, ट्रांजिस्टर वगैरह भी होते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट यस ये चैप्टर ये मतलब ये टॉपिक इतना ज़्यादा है, जितना घुसोगे ना उतना ज़्यादा मतलब तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता जाएगा। फिलहाल कैपेसिटेंस जो 12th क्लास के हिसाब से है, जो आपके सिलेबस के हिसाब से है, वो हम पढ़ने वाले हैं अभी। अब फिजिक्स में यहाँ पे कैपेसिटेंस को डिफाइन करा गया है कि ये एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की, ये भला हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है Q बाय V, यानी कि कितना चार्ज स्टोर करा गया है। यहाँ पे Q है हमारे पास चार्ज, V है हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल, और C है हमारे पास कैपेसिटेंस। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, आपको उसका पोटेंशियल दे दिया जाएगा, आपको उसका चार्ज दे दिया जाएगा, तो आपको सिंपली चार्ज को पोटेंशियल से डिवाइड करना पड़ेगा और ऐसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। यानी कि हमारे पास, और इसकी ऐसा यूनिट होती है चार्ज की, क्या होती है कूलम, और वोल्ट की होती है वोल्ट, तो यहाँ पे आता है कूलम पर वोल्ट, या फिर इसको आप लिख सकते हो फेराड। फेराड एक बहुत महान साइंटिस्ट थे, बहुत तगड़े साइंटिस्ट, जिनके नाम पे रखा गया है, और मतलब तुम समझ सकते हो भाई एक्चुअली में कैपेसिटेंस है क्या। मान लो मेरे पास यहाँ पे मेटल का एक आयरन का कुछ भी या मेटल का मेरे पास एक स्फीयर है और इसके ऊपर मैंने चार्ज कर दिया। आप सबको पता है कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन मेटल सरफेस, इसको कहीं लिख लीजिए, चार्ज लिखिए मेरे साथ, चार्ज इज ऑलवेज रिसाइड ऑन मेटल सरफेस। तो इसको कहीं लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसको जब चार्ज दिया तो चार्ज इसके हमेशा सरफेस पे रहेगा, और अगर मेरे को इसकी वोल्टेज निकालनी होगी क्योंकि भाई हमें कैपेसिटेंस निकालना है, तो मेरे पास चार्ज जो है वो Q है, मान लीजिए इस पे चार्ज Q है, और इस स्फीयर की डिस्टेंस मतलब स्फीयर की रेडियस R है, तो मेरे पास R रेडियस पे जो यहाँ पे पोटेंशियल होने वाला है उसका फॉर्मूला बेटा पिछला लेक्चर नहीं देख रहा, लेक्चर देख कर आओ। सुनो, यहाँ पे जो वोल्टेज होगी उसका फॉर्मूला होगा Q बाय R। क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू हमारा पोटेंशियल मतलब चार्ज है जो कि स्पेयर पे है, आर क्या है, आर हमारे पास रेडियस है, और अब मतलब चार्ज जो हमारे पास चार्ज है वो हमेशा मेटल के सरफेस पे रहता है, इसलिए हम के क्यू बाय आर डिस्टेंस लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लिया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्यू बाय वी। तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं वी डालता हूँ तो क्यू डालूंगा और वी की वैल्यू डालूंगा के क्यू बाय आर, आर नीचे, अब इस आर को ऊपर ले जाऊंगा, अगर आर ऊपर आएगा तो यहाँ ये आ जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, और के की वैल्यू डालूंगा 1/4πε0। तो जब आर यहाँ पे डालूंगा 1/4πε0, ये 1/4πε0 ऊपर जाएगा 4πε0 आर, ये हमारे पास कुछ वैल्यू आती है। यानी कि अगर मेरे पास एक स्पेयर है और उसका कैपेसिटेंस निकालना है कि वो कितना अपने अंदर कैपेसिटी कर सकता है, तो इतनी कैपेसिटी कर रहा है, और ध्यान रखना ये कैपेसिटेंस जो आई है ये चार्ज पे डिपेंड ही नहीं कर रही। यानी मैं इसे कितना भी चार्ज दूँ इससे उसकी कैपेसिटेंस नहीं बढ़ जाएगी। अगर मैं इसे जितना भी चार्ज दूँ उससे उसकी कैपेसिटेंस नहीं बढ़ रही, कैपेसिटेंस बढ़ रही है इसके साइज पे, इसके नेचर पे, कि ये मटेरियल कैसा होगा, ये कितना बड़ा मटेरियल होगा। देखो आर भी डिस्टेंस करिए, अगर मैं छोटे आर का लूँगा तो इसका कैपेसिटेंस कम होगा, और ज़्यादा बड़ा लूँगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। क्या ये चीज़ लॉजिकल है? अगर मैं एक छोटा आयरन का पीस ले रहा हूँ तो उसके अंदर चार्ज कम होगा, और अगर बड़ा ले रहा हूँ तो ज़्यादा होगा। भाई फिजिक्स है, फिजिक्स लॉजिक हर जगह मिलेगा। रेडियस ऑफ स्पेयर, यानी एक स्पेयर की रेडियस कितनी होनी चाहिए कि वो 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस यूज़ कर ले। अभी हमने इसका फॉर्मूला निकाला 4πε0 आर, कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफेराड, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, 4πε0 आर। इधर से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आती है 9 × 10⁻9, 10⁻3 आ जाएगा। मैं वही सोच रहा, कोई दिक्कत है, यहाँ पे 10⁻3 आएगा। यानी कि मेरे को फिर भी यार सोचो 9000 मीटर का 9000 मीटर रेडियस वाला एक स्पेयर चाहिए होगा, तब जाके मेरे पास 1 माइक्रोफेराड का एक चार्ज आएगा। सर कहना क्या चाह रहे हो, हम इससे क्या समझे? यानी कि ये जो स्पेयर है ना, ये जो स्पेयर वाले कैपेसिटर हैं ये बड़े ख़राब हैं, इनको हम अपने मोबाइल डिवाइस में यूज़ नहीं कर सकते। अब मैं इतना बड़ा मोबाइल डिवाइस थोड़ी ना बनाऊंगा रेडियस का कि भाई मतलब गोला ही एक साइड में गोला लेके चलोगे, अरे नहीं। अगर फैन वैन में लगाना होगा तो हम कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास दूसरे तरह की कैपेसिटर है जो कि अभी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक नए तरीके का कैपेसिटर है जो कि सही में काम करता है। अब वो कैसा कैपेसिटर है? हाँ, साइंटिस्ट ने यहाँ पे एक प्लेट बनाई, मतलब बहुत ज़्यादा दिनों की, मतलब समझ रहे हो, मुश्किलों के बाद ये बना होगा, लेकिन तुम्हें तो ऐसे दिख जा रहा है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगाई और 2 प्लेट रखा, इसका डिस्टेंस मैंने d लिया इन दोनों के बीच का, और ध्यान रखना ये d बहुत ज़्यादा स्मॉल है, d इज़ वेरी वेरी स्मॉल। क्यों है अभी मैं बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे देखिए, और इसके मैंने यहाँ पे जब इस बैटरी को चालू करा तो पॉजिटिव 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 यहाँ पे आया, नेगेटिव यहाँ पे आया, यानी इस वाली प्लेट पे जो है पॉजिटिव 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 चार्ज होगा और इस वाली प्लेट पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा। समझ रहे हो? ऐसी 2 प्लेट बनाई और दोनों प्लेट पे जो है चार्ज आ गया, इनके बीच का डिस्टेंस मैंने d ले लिया और इसका जो है एरिया a ले लिया। तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो कैपेसिटेंस होता है ε0 a/d।
इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, यानी कि मेरे को कैपेसिटेंस निकालना है अगर पैरेलल प्लेट का, इसे बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अगर मेरे को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मेरे को कैपेसिटेंस निकालना है तो इसके लिए मेरे को एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी इसके एरिया को डी से डिवाइड कर देना। अब इस फॉर्मूले में जरा देखो, इस फॉर्मूले में आपको चीज़ दिख रही है कि कैपेसिटेंस जो है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कैपेसिटेंस जो है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज़्यादा एरिया बढ़ाऊंगा, जितना ज़्यादा बड़ा कैपेसिटर बनाऊंगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ ऐसा दिखता है, दो प्लेट होती है मेटल की, ये भी मेटल की प्लेट है, यहाँ पे बैटरी लगी होगी, यानी ये जितनी बड़ी प्लेट लूंगा ना मैं, ये जितनी बड़ी प्लेट लूंगा कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। और अगर मैं देखूँ तो डी के साथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं जितना ज़्यादा कम करूंगा, जितना इन दोनों प्लेट को चिपका के रखूंगा, उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस मेरा बढ़ेगा। यानी एक अच्छा कैपेसिटेंस बनाने के लिए अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं कि ये मेरे पास एक अच्छा कैपेसिटर है या ये मेरे पास एक अच्छा कैपेसिटर है, बताओ कौन सा वाला, ये वाला ये वाला। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर ये वाला, अरे नहीं, ये वाला आज ज़्यादा अच्छा कैपेसिटर है, क्योंकि इसके अंदर जो डी है वो बहुत कम है, यानी कैपेसिटेंस इसका ज़्यादा होगा और हमें ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए ताकि हम ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएँ। और इसका जो एरिया है, इनका जो एरिया है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि एरिया ज़्यादा होने से कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा। तो ये बेसिकली कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। अब हम देखने वाले कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आप 10वीं क्लास में, ये बेसिकली रजिस्टर की तरह होता है, जो कि आप 10वीं क्लास में भी पढ़कर आए हो। रजिस्टर वगैरह कैसे होते हैं, रजिस्टर होते हैं सीरीज में लगते हैं, पैरेलल में लगते हैं, तो वही सेम यहाँ पे कैपेसिटर में भी होने वाला है। फॉर्मूला भी सेम है, यानी हाँ भाई तेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या क्या करना है वो मैं बताता हूँ। कैपेसिटर भाई जो ऐसे दिखता है, अगर मैं यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा दूं, तो यहाँ पे आपको उल्टा उल्टा ध्यान रखना है। एक दिमाग में एक चीज़ डाल लो, उल्टा उल्टा मतलब सर क्या बोल रहे हो। अगर मेरे पास यहाँ पे रजिस्टर होते R1 R2 R3, तो इसका जो टोटल सम होता है यानी कि R नेट होता वो R1 R2 प्लस R3 होता है। और जो अगर ये पैरेलल में लगे होते, ये सारे आप पढ़ के आए हो, मैं बस एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर ये पैरेलल में लगे होते और यहाँ पे आप पूछते कि R नेट कितना होगा, तो R नेट भाई यहाँ पे मैं बोलता 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इजिकल टू 1/R नेट। तो यहाँ पे आप पैरेलल में ऐसे लगा देते हो और सीरीज में ऐसे लगा देते। सेम यही चीज़ आपकी कैपेसिटर में होने वाली है। कैपेसिटर में उल्टा उल्टा होने वाला है। अगर मेरे पास सीरीज में हो तो मैं पैरेलल का फॉर्मूला लगा दूंगा कि सी नेट जो होगा मेरे पास 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन, जितने भी आपके होंगे। तो वही अगर यहाँ पे ये पैरेलल में लगे होंगे तो मैं यहाँ पे सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। सीरीज वाला सर कौन सा, भाई जो लोग नहीं पढ़ के आए मैं एक बार बता दूं, ये फॉर्मूला आप याद कर लो। वैसे मुझे पता है भाई, सबको पता होगा ये रजिस्टर वाला, है ना। तो अगर मेरे पास ये सीरीज में है C1 C2 C3, पैरेलल में है तो मैं यहाँ पे C1, मैं यहाँ पे जो सी नेट है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 करके निकाल सकता हूँ। यहाँ पे सीरीज में ऐसे ये जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। एकदम रजिस्टर से उल्टा पुल्टा है, समझ लो। सर्किट दे रखा है, यहाँ पे बैटरी हमारे पास है। बैटरी कितने की है मैं देख लेता हूँ। बैटरी भाई 2 रुपये की है, सॉरी, यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, 12 वोल्ट की बैटरी। और हमें दे रखा है एक सर्किट, पूछा है नेट कैपेसिटेंस क्या होगा सर, कैसे निकाले। तो इसके लिए आपने देखा होगा यहाँ पे माइक्रोफैराड में दिख रहा है। सर ये यूएफ क्या लिखा है, यूएफ सर नहीं, ये यहाँ पे यूएफ नहीं लिखा है, यहाँ पे माइक्रोफैराड लिखा है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। और आपको जनरली कैपेसिटर जो है, जो मैं कैपेसिटर ये लेकर आया था, ये भी आपको मतलब माइक्रो में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि हम माइक्रो में ही चलते हैं। हमें इतने ज़्यादा कैपेसिटेंस की जरूरत भी है भी नहीं, हमें माइक्रो में ही ज़रूरत होती है। और आपने देखा कि अगर मेरे को 1 फैराड का निकालना है तो कितना बढ़ाएगा भाई, तो हम माइक्रो में ही चलते हैं, ठीक है। असली दुनिया में रहो, माइक्रो में रहो। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये दोनों मेरे को पैरेलल में दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, करंट यहाँ से ऐसे आ रहा है, यहाँ से, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है मेरे पास और एक यहाँ पे कैपेसिटर है, फिर ये सर्किट एक हो जा रहा है, यानी ये दोनों पैरेलल में हो। और अगर पैरेलल में है तो रजिस्टर का सीरीज वाला फॉर्मूला लगेगा उल्टा पुल्टा, यानी कि अगर मेरे को इन दोनों का नेट निकालना होगा तो मेरे पास यहाँ पे एक 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, यहाँ पे 8 माइक्रोफैराड का। और अगर इन दोनों को मैं डायरेक्ट ऐड करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे सर्किट दोबारा। और ये कैसे हैं, ये मेरे पास सर एकदम ऐसे लगे हुए हैं, ये सीरीज में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मेरे पास सी नेट जो आएगा वो आएगा 1/C1 प्लस 1/C2, जो कि हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8, 8 LCM आ जाएगा 2, 1/4। यहाँ पे सी नेट आ गया हमारे पास 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। कैपेसिटेंस आ गया। अब यहीं पे आपसे बोल सकता है कि भाई टोटल चार्ज निकाल के दिखाओ, टोटल चार्ज कितना होगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था क्या था, Q/CV। मेरे पास कैपेसिटेंस आ गया इतना, इसका वोल्टेज भी दे रखा है, यानी कि ये कितना चार्ज स्टोर करेगा पूरा सर्किट अपने अंदर। तो अगर चार्ज मेरे से पूछा है तो मैं यहाँ पे CV = Q लिख सकता हूँ। और C की वैल्यू क्या थी, C की वैल्यू मेरे पास 4 × 10⁻⁻⁶, और वोल्ट मेरे पास कितना है 12। यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, 48 10⁻⁻⁶। ये हमारे पास यहाँ पे चार्ज निकल कर आ गया।
आ रहे थे जो कि कैपेसिटेंस को और ज़्यादा होल्ड कर पाए, और ज़्यादा चार्ज को होल्ड कर पाए, या थोड़ी देर के लिए कर पाए, यानी मतलब नहीं बन पा रहा था। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल कर आती है, डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक हमने कैपेसिटर के बीच में डाला, और जब हमने कैपेसिटर के बीच में डाई इलेक्ट्रिक डाला तो हमने देखा कि उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। भला कैसे? तो भाई वो ऐसे नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, अलग अलग चीज़ें करके देखी होंगी, 1000 चीज़ में निकल के एक बार आया होगा। ऐसे नहीं हो जाती कोई भी चीज़ आसानी से, तुक्केबाजी में। तुक्केबाजी में होती है, अगर तुक्केबाज 10,000 बार तुक्का ही मारो तो वो भी तुम्हारी मेहनत ही कहलाई जाएगी। तो उन्होंने 10,000 बार मेहनत, मतलब बहुत मेहनत के बाद एक डाई इलेक्ट्रिक निकाला। तो डाई इलेक्ट्रिक है क्या? ये जो मैंने अभी आपको कैपेसिटर दिखाया है, इस कैपेसिटर को आप बोलो तो मैं शॉर्ट्स वगैरह में डालूं, इसको तोड़ मार के खोल के देखेंगे तो इसके अंदर भी एक डाई इलेक्ट्रिक निकलता है। मैंने देखा है कैसा होता है, वो एक चमड़े जैसा ही कुछ लग रहा होता है, मतलब समझ रहे हो, एक अलग सा ही कुछ मटीरियल होता है। तो ये क्या कंडक्टर है? नहीं, तो डाई इलेक्ट्रिक हमारे कंडक्टर नहीं होते हैं, ये इंसुलेटर भी नहीं होते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक ना ही तो कंडक्टर होते हैं, ना ही तो इंसुलेटर होते हैं। तो ये क्यों, ये अलग से एक डाइलेक्ट्रिक माना जाता है। ये अपने अंदर से अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इटसेल्फ बट डोंट अलाउ करंट। यानी इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि अपने अंदर से, अगर मेरे पास एक डाई इलेक्ट्रिक है तो ये अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देगा। अगर मैं बैटरी लगा दूं तो करंट को पास नहीं होने देगा, ये सर्किट को ब्रेक कर देगा, लेकिन अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटर बना दूं, इसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और इधर की तरफ मैं नेगेटिव नेगेटिव बना दूं, तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने देगा। और कैपेसिटर जो है अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। यानी कि अगर मैं कैपेसिटर को यूज़ कर रहा हूँ तो वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी रहता है वो एनर्जी तो रहेगी, साथ ही साथ ये कैपेसिटेंस को बढ़ा भी देता है। सर कैसे बढ़ाता है कैपेसिटेंस को? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था Q एप्सिलॉन नॉट बाय A, कुछ गलत है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये फॉर्मूला था। लेकिन इस फॉर्मूले से अगर हम दूर जाएं तो यहाँ पे देखो, समझो ये डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, पोलराइज हो जाता है। यानी कि ये अपनी खुद की क्या आता है, C इजिकल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। यानी कि आपको बस K लगा देना है। K क्या है? K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपको एक डाइलेक्ट्रिक दे दिया जाएगा, उसका कांस्टेंट होगा कुछ, और जो भी उसका कांस्टेंट होगा उस एडवांटेजेस सबसे पहला, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू प्लेट्स। यानी अगर प्लेट्स के बीच में इन्हें लगा दोगे तो प्लेट्स हमारी इधर उधर भागेगी नहीं, वरना हवा में लटकाओगे क्या यार प्लेट को। प्रिवेंट प्लेट्स, क्योंकि भाई कोई डिस्टेंस तो चाहिए ना। अगर मैंने प्लेट्स लगाई है उनके बीच में कोई डिस्टेंस तो मेंटेन करना पड़ेगा, और वो डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे भाई डाइलेक्ट्रिक घुसा दो और फिर जितना मर्जी इनको पास लाओ, ये आपस में कनेक्ट तो होगी नहीं। अगर गलती से कनेक्ट हो गई तो करंट दौड़ जाएगा, फिर कैपेसिटर रहेगा ही नहीं। हमें जुड़वाना भी नहीं है और बहुत पास लगाना, मतलब इतने पास कि जुड़े भी ना लेकिन दूर रहे। तो उसकी वजह से हम प्रोवाइड स्टेबिलिटी करता है, मानी एक स्टेबल बना देता है, समझ रहे हो। अगर मैं ऐसा करके डाइलेक्ट्रिक डाल दूँ तो स्टेबल रहेगा, वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और यहाँ पे दूसरा है प्रिवेंट्स प्लेट फ्रॉम स्टिकिंग, यानी अगर प्लेट चिपकने भी नहीं देता, वही बात हो गई। इंक्रीज कैपेसिटेंस, ये हमारा सबसे ज़रूरी है, कैपेसिटेंस ही बढ़ा देता है भाई। कैपेसिटेंस ही बढ़ा देगा ले। कैन प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ मीडियम, यानी जो उसका मीडियम है उसको ब्रेकडाउन के प्रिवेंट से भी प्रिवेंट करता है हमारा डाइलेक्ट्रिक। बदन तुम्हारा। और देखिए यहाँ पे आपको एक और सवाल देगा कि यहाँ पे मान लो मेरे पास कैपेसिटर है, और इस बार जो मैंने T डिस्टेंस का जो है वो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाला है। ये पूरा D डिस्टेंस है और इसमें मैंने सिर्फ T डिस्टेंस का जो है वो डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है। तो यहाँ पे क्या कैपेसिटर बढ़ेगा, एक बार मेरे को बताओ, क्या कैपेसिटर सही में बढ़ेगा? भाई मेरे को लगता है कैपेसिटर यहाँ पे, कैपेसिटेंस यहाँ पे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई? डाइलेक्ट्रिक तो डाला है इसलिए बढ़ना चाहिए, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा, K टाइम्स नहीं बढ़ेगा क्योंकि फुली फिल्ड नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला आता है C इज इक्वल टू
एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी 1-1/t। क्या ये फॉर्मूला है? कुछ गलती लग रही है? नहीं, एकदम सही है। तो यही हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है। अगर हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक दे दिया, वो भी आधे डिस्टेंस पे, यानी यहाँ पे पूरा वैक्यूम है और बीच में सिर्फ हमने डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? ये होगा। सर ये डी क्या है? ये डी है हमारा ये पूरा डिस्टेंस। ये टी क्या है? ये स्लैब की थिकनेस है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, ए की एरिया आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ऐसे करके आप निकाल सकते हो और ये बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन रहता है, बनाने के लिए सही है। साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जी के फॉर्मूले लिख लीजिए। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। आपसे पूछेगा एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और इसी फॉर्मूले को आप एडिट कर सकते हो C=Q/V से। यानी अगर यहाँ पे मैं C की जगह Q/V रख दूँ तो एक V से एक V कट जाएगा और मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा हाफ QV। ये भी एक फॉर्मूला है हमारे पास। और यहीं पर अगर मैं V को यहाँ लूँ, Q को यहाँ लूँ, C को यहाँ लूँ और अगर मैं Q की जगह Q/C डाल दूँ, ये V की जगह Q/C डाल दूँ, तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा Q²/C। ये भी एक फॉर्मूला है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो कि मैंने आपको बताए। ये एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर के हैं। इसके ऊपर सवाल भी बनते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं बेटा इसके ऊपर। तो ये छोटे से लेक्चर में इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना। ये रिवीजन